नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। प्रदेश में चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही हेली सेवाओं का संचालन भी शुरू हो गया। इस बार 7 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर यात्रा में उड़ान भर रहे हैं। जहां एक ओर हेली सेवा से यात्रियों को सुविधा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये पर्यावरण के लिहाज से चिंताजनक भी साबित हो रही है। दरअसल केदार घाटी के हेलीपैड से केदारनाथ के लिए संचालित हो रही हेलीकॉप्टर एक घंटे में 25 से ज्यादा चक्कर लगा रहे हैं, जिसे विशेषज्ञ हिमालय की सेहत के लिए ठीक नहीं मान रहे हैं। केदारनाथ धाम 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। साथ ही केदार घाटी से केदारनाथ का रास्ता भी 2 तरफा वी आकार की संकरी घाटी जैसा है, जो अति संवेदनशील है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अधीन ये क्षेत्र सैंक्चुरी भी है, जहां मानवीय गतिविधियां या फिर इस तरीके की कोई भी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। एनजीटी, वन विभाग और पर्यावरण विशेषज्ञ भी हेलीकॉप्टर शोर और धुएं के कार्बन को वन्य जीवों और ग्लेशियरों के लिए सेहत के लिए सही नहीं मानते हैं। बावजूद इसके आपदा के बाद से हर साल यात्रा के समय में हेलीकॉप्टर जमकर उड़ान भर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या पर्यावरण से ज्यादा जरूरी है हेली सेवा। हेली सेवाओं का संचालन हो रहा है। चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही हेली सेवाओं की शुरुआत भी हो चुकी है। एक तरफ यात्रियों को इससे सुविधा तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरण के लिहाज से काफ़ी चिंताजनक ये बात बनी हुई है, क्योंकि जितना शोर इनसे हो रहा है, एक वैली फॉर्म करती है केदार घाटी की अगर बात की जाए, और जो लगातार संचालन हेलीकॉप्टर्स का हो रहा है उसकी आवाज़ गूंजती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है साउंड पोल्यूशन हो रहा है। पर्यावरण के लिहाज से भी ये ठीक नहीं है। कई बार इसकी चिंता जाहिर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम इसके लिए उठाए नहीं गए हैं। लगातार चारधाम यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस बार तो ये कहा गया कि इस बार ज़्यादा चक्कर लगाए जाएंगे हेलीकॉप्टर के माध्यम से, अगर मौसम ने साथ दिया तो। यानी कि कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कोई भी इसके प्रति संवेदनशील नहीं है। कई बार वन विभाग भी इसको लेकर चेतावनी दे चुका है। खास तौर पर केदारनाथ की अगर बात की जाए, 2013 की आपदा के बाद से ये क्षेत्र और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, और कहा भी जा चुका है कि यहाँ पर इस तरीके की कोई भी गतिविधियां न हो, लेकिन उसके बावजूद भी समय के साथ साथ हेली सेवाओं का जो चलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या हेली सेवाएं जो हैं वो पर्यावरण के स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। हम चर्चा करेंगे कि क्यों इस तरीके से तमाम रिपोर्टों को, तमाम चेतावनियों को दरकिनार करते हुए हेली सेवाओं का इतना ज़्यादा संचालन किया जा रहा है। केदार घाटी के अगर लिहाज से अगर हम बात करें तो केदार घाटी में ज़्यादा संचालन यहाँ पर हेली सेवाओं का हो रहा है। इस बार की यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेली सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो रहा है। ये वन्य जीवों के लिए और ग्लेशियरों के लिए एक खतरा साबित हो रहे हैं, लेकिन इस पर चिंता नहीं जताई जा रही है, इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। और ये संकेत है आने वाले समय का कि इससे एक बड़ी त्रासदी एक बार फिर हमें देखने को मिल सकती है। जिस रेट पर दोहन पर्यावरण का हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई में ये क्षेत्र है, तो यात्रियों के लिए सुविधा तो बनी हुई है, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखते हुए अगर यात्रियों को सुविधा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये चिंता एक बार फिर उठाई गई है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या पर्यावरण से ज़्यादा ज़रूरी है हेली सेवा। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी भाजपा प्रवक्ता हैं, सूरज सिंह नेगी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, राजेंद्र बिष्ट जी राजनीतिक विश्लेषक लाइव जुड़ चुके हैं, और जेपी मैठाणी जी पर्यावरणविद हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैठाणी जी आपके पास आऊंगी। पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, काफ़ी संवेदनशील है, कई बार आवाज़ उठाई जा चुकी है, लेकिन सब दरकिनार कर दिया गया।
क्या कहेंगे इस पे? नमस्कार। पहले तो एचएनएन को इस मुद्दे को उठाने के लिए साधुवाद। एक्चुअली क्या है कि हम अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीखने का प्रयास नहीं करते। 16-17 जून 2013 की आपदा, उससे पहले 97 में ओखीमठ मालपा डिजास्टर, 1999 का चमोली भूकंप, इन सब को लेकर हमेशा बात होती रही कि पहाड़ में इको टूरिज्म, पिलिग्रिमेज, तीर्थाटन, पर्यटन, इन सब को लेकर कैरिंग कैपेसिटी का आकलन किया जाएगा। यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों का जो हिमालयन इकोसिस्टम है उसकी धारण क्षमता क्या है। केदारनाथ की धारण क्षमता इतनी नहीं है कि एक दिन में वहाँ 45,000 यात्री वहाँ जाएं। बाबा केदारनाथ उतने हाई एल्टीट्यूड पर क्यों बसे? क्यों हिमालय के उच्च जो हिमालयी पर्वत शिखर है उनको सेक्रेड जोन्स कहा जाता है? क्यों हमारे यहाँ वन देवियों और पर्वतों को पूजे जाने की परंपराएं? ये इसलिए है कि ये सब इकोलॉजिकल बैलेंस बनाती थी और इससे जो माउंटेन इकोसिस्टम था वो रिच रहता था। हमारा कहना सीधा सीधा यही है कि क्या होता है कि जब विकास होता है तो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और विकास की प्रक्रिया में आपस में टकराव होता है। तो प्रकृति सम्मत निर्माण कार्य, लोक जन सम्मत पहल और स्थानीय स्तर पर लोगों के स्वरोजगार भी सुनिश्चित हो, तभी रहेंगे जब पहाड़ बचेगा, जब सुंदरता बचेगी, जब इको हमारे ग्लेशियर बचेंगे, फ्लोरा फोना बचेगी। उन्हीं सुंदरता को और उसी आध्यात्मिक शांति के लिए तो उत्तराखंड में तीर्थ यात्री पर्यटक आते हैं। आपने हेलीकॉप्टर, हेली सर्विसेज को इतनी खुली छूट दे दी कि आप देखें कि केदारनाथ आपदा से पहले हमारे यहाँ इतने ज़्यादा हेलीकॉप्टर का प्रचलन नहीं था। मतलब उस समय रेस्क्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हेली सेवाओं को लिया गया। आज देखिए 8-9 हेली सर्विसेज, हेलीकॉप्टर कंपनियां वहाँ सर्विसेज देती है। एक हेलीकॉप्टर कंपनी दिन में 24-25 सॉर्टी यानी उड़ान भरती है। इस हिसाब से अगर देखें तो 250 के करीब वहाँ सॉर्टी होती है, उड़ानें भरी जाती है, जिनमें 3 मिनट 4 मिनट का अंतर होता है एक उड़ान से दूसरी उड़ान। इसका पूरा दुष्प्रभाव वहाँ के इकोसिस्टम पे पड़ रहा है, ग्लेशियर लेक्स पे पड़ रहा है। अभी तो हम वो ग्लेशियर को देख रहे हैं जो हमारे सामने दिख रहा है, लेकिन ऊपर चोराबाड़ी ग्लेशियर से ऊपर आप देखें या उच्च हिमालय एल्पाइन जो ग्लेशियर है उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ऋषिगंगा का जो तपोवन का जो डिजास्टर था वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जिसको हम बोलते थे, ग्लॉफ, उसका रिजल्ट था। तो हम केदारनाथ में या उच्च हिमालय शिखर में, चाहे लेह लद्दाख से और मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, जहां भी इतना ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप करेंगे हम हिमालय के इकोसिस्टम को बर्बाद करेंगे। फिर ये विकास किस बात का? बिल्कुल चर्चा पे आएंगे सर। सबके वक्तव्य पहले ले लूं। रविंद्र जी क्या कहेंगे? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम रिकॉर्ड तोड़ यात्रा कराएंगे, दूसरी तरफ हेली सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने जैसा हो रहा है, अब चिंता का विषय बन गया है। देखिए, पहली बात तो मुझे नहीं पता ये रिपोर्ट किसकी है ऐसी कि जी ये आज की रिपोर्ट नहीं है सर, ये पहले भी चिंता जाहिर की जा चुकी है। मैं ये चाह रहा हूँ, ये रिपोर्ट तो देखिए कौन है, कौन ऑथेंटिक है, किसी एजेंसी की है, किसी सरकारी तंत्र, ये कोई रिपोर्ट नहीं है, ये इस आधार पे है कि आपके हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो केदार घाटी में 1 घंटे के अंदर 25 चक्कर लगा रहे हैं। मैं पूरी बात समझ रहा हूँ, मैं आपकी पूरी बात समझ रहा हूँ। मैं यही पूछना चाह रहा ना, देखिए क्या सरकार बगैर सोचे समझे जोखिम में डाल रखा है कि किसी से राय, किसी एक्सपर्ट्स की, पर्यावरण की, भौगोलिक स्थिति की लिए बगैर ही उड़ाने चल रही हैं? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ना, क्या ये जो रिपोर्ट जो भी दे रहा है या कोई ऑथेंटिक है या वैसी जैसे वो चर्चा में मैं आपको बताऊंगी सर, आप अपना वक्तव्य में आपसे जानना चाह रहे हो। मैं थोड़ा सा यही पूछना चाह रहा था ना, मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन देखिए मैं इस बात को कहूंगा कि ठीक है, आप जो भी पर्यावरणविद है, मैं उनके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहता मैं किसी तरीके का। लेकिन देखिए हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे पहाड़ के लिए और हमारी आस्था के लिए आप आस्था को कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोका को रोकने की बात नहीं। नहीं, देखिए आप देखिए ये आस्था को रोकने वाला मैं अगर मेरा निजी तरफ से लिया जाए, भाई ठीक है, मेरी आस्था है, मैंने केदारनाथ जाना है, मैंने हेलीकॉप्टर से जाना है, मैंने पैदल जाना है या मैंने अन्य किसी संसाधन से जाना है, ये मेरा वो है।
और जो हेलीकॉप्टर चल रहे हैं या जो कंपनियां चला रही हैं या जो सरकारों ने परमिशन दी है, वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स की लोगों की राय होगी या कुछ ना कुछ बताया होगा कि ये यहाँ उड़ान भरने के लिए सही है या नहीं है, कितनी उड़ान होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई लेके ये खामखा का एक अजीब तरीके का वो है। आप मुझे थोड़ा सा अगर जानकारी हो मुझे वो जरूर बताएं कि ये रिपोर्ट किसने दी है ये। बिल्कुल। मैं पहले सूरज सिंह नेगी जी, सर आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो रविंद्र जी ने कहा? देखिए दिव्यदर्शनी जी, ये उत्तराखंड हिमालय जो है ये पूरे देश का सिरमौर है, और यहाँ पर जो हमारी जैव विविधता है, हमारा यहाँ का पर्यावरण है, तो ये केवल हिमालय के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूरे देश और दुनिया के हिसाब से महत्वपूर्ण है। इस पर जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो आज आवश्यकता है कि विज्ञान हमारा इतना आगे बढ़ चुका है और हमको हर गतिविधि के लिए जो विज्ञान है हमारा उसका सहारा लेना चाहिए। आज हमको आवश्यकता है कि विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण हो और हमको इको फ्रेंडली योजनाएं बनानी चाहिए। और यदि मैं समझता हूं कि जो हमारे इको सेंसिटिव जोन है और जो केदार घाटी है, जो हमारी ऐसी वैलियां हैं कि जहां पर पर्यावरण जो है वहां का बहुत महत्वपूर्ण है, और वो मैंने पहले भी कहा कि केवल हमारे उत्तराखंड हिमालय के लिए नहीं, पूरी देश और दुनिया के लिए। अगर हिमालय सुरक्षित रहा तो देश और दुनिया सुरक्षित रहेगी, अगर हिमालय सुरक्षित नहीं रहा तो देश और दुनिया भी सुरक्षित नहीं रह सकती। ऐसे में हमको ये अंधाधुंध जो विकास है, जो हम भौतिकवादी विकास की ओर जो बढ़ते जा रहे हैं, आज आवश्यकता है कि हेली सेवाएं केवल हम उन लोगों को उपलब्ध कराएं जो असहाय हैं, चल नहीं सकते, वृद्ध नहीं हो सकते। परंतु आज पैसे का युग है और लोगों के पास पैसा है, समय के साथ साथ जो है यात्रा बढ़ रही है, हेली सेवाओं पर हर आदमी यात्रा करना चाहता है क्योंकि पैसे के आदमी के पास कोई कमी नहीं है। आज उसकी जेब अलाउ कर सकती है कि वो हेलीकॉप्टर से जाए, हवाई जहाज से जाए, परंतु यहाँ के वैज्ञानिकों को, सरकार को चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है कि कहीं हम इस अंधाधुंध विकास में ये पहाड़ की जो हमारी जैव विविधता है, यहाँ का जो पर्यावरण है, इसको कहीं चोट तो नहीं पहुंचा रहे हैं। और अगर इसको चोट पहुंची तो देखिए हिमालय तो निश्चित तौर पर डगमगाएगा, डिस्टर्ब होगा। अगर हिमालय डगमगाया तो समझिए देश और दुनिया भी डगमगा जाएगी। ये जो है इसमें महत्वपूर्ण सवाल है। राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी। अभी तक जितने वक्ताओं को आपने सुना, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हेली सेवाओं का जो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस नेचर में क्रिएट कर रहा है, खासतौर पर केदार घाटी की बात की जाए तो? दिव्यदर्शनी जी, आज आपने इतना बढ़िया टॉपिक जो है चूज करा है, मैं HNN को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आज मैं एज पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह बात नहीं करूंगा। बिल्कुल। आज जो मैं बात करूंगा वो है एक हिमालय या के रहने वाले एक मानस की तरह। और उसके अलावा जो है मैं बात करूंगा एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के बारे में। ये बड़ा अजीब सी बात है। अगर आप ये देखें, अगर आप डाटा में जाएंगे कि पिछले जो है 2004 से जब हेली सेवाएं शुरू हुई हैं, इनिशियली 2-4 थी, अब आते आते बीच में 17, 18, 19, 20 में करीबन 13-14 हेली सेवा जो है शुरुआत हो गई केदार घाटी में, और अभी करीबन 7 चल रही। और जितनी शॉर्टेज होती हैं, अगर उसमें आप ये देखें कि किस तरह से इन्वायरमेंट इम्बैलेंस किया हुआ है, इट वाज शॉक। और ये जहां तक बात है कि ये कोई भी वहां पे अगर स्पेशलिस्ट से ये राय ली है, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे, अगर आप जो है 1 kg अगर आप जो है फ्यूल को जो है कंजम्पशन करके जलाते हैं तो 3.7 kg ऑफ CO2 का एमिशन होता है। दैट इज वेरी अलार्मिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये देखें जो मतलब अनबर्न जो हाइड्रोकार्बन हैं जो निकलते हैं जलाने के बाद, वो जो है कितने खतरनाक होते हैं, ये आवाज बात को नहीं समझ सकते। मैं कहता हूँ ठीक है, आस्था है हमारा जो है क्या कहते हैं, हमारा जो है
केदारनाथ तो हमारे धाम है, उधर हमें उन पे पूजा करनी है, सब कुछ करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा, हमें इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और मैं ये कहता हूँ ठीक है, बहुत सारी चीजें हेली सेवाएं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो लोग वहाँ पे पैदल नहीं जा सकते हैं, या जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन उस तरह को अगर आप उसको ओवर कमर्शलाइज अगर कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की तरफ ले जाएगा, और इसके जो डिजास्टर जो रिजल्ट होंगे वो आने वाले दिनों में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और आने वाले टाइम पे भी होंगे। जहां तक बात है कि स्टडीज के बारे में, इसके बारे में जो है बहुत सारे इन्वायरमेंटल जो लोग हैं, उन लोगों ने इसमें जो है करा है, स्टडीज करा है, और उन्होंने पाया है कि जो हमारा जो मिडिल और अपर हिमालय है, जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, या ग्लेशियर के अंदर जो झीलें हैं, जो मतलब स्नो की जो झीलें हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है, और वो धीरे धीरे करके जो पूरे जो है हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे जो है साउथ एशियन 2-3 कंट्रीज हैं, उनको भी जो है वो इकोलॉजिकली और उनको जो है ट्रीट करता है, तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें जो है इसको जो है एज अ पॉलिटिकल एंगल से, एज अ जो है क्या कहते हैं डेवलपमेंट एंगल से नहीं देखना चाहिए, हमें इकोलॉजिकल अगर हम उससे देखेंगे तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ गलत कर रहे हैं अपने। ठीक है सर, इस चर्चा में भी आ जाते हैं। रविंद्र जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे, उससे पहले मैं सर आपको बता दूं, आप रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है उसके पर्यावरण विज्ञान विभाग के HOD हैं, उन्होंने एक शोध किया था, उन्होंने शोध रिपोर्ट की थी 2005 से लेकर 12 के बीच में जो हेली सेवाएं चलाई गई थी, और उसमें क्या इम्पैक्ट नेचर पर पड़ा, क्योंकि सैंक्चुरीज हैं, रिजर्व्स हैं उस एरिया में, वन विभाग का क्षेत्र है, वहाँ पर वन्य जीव रहते हैं, तो किस तरह से उस पर इम्पैक्ट हुआ है। उनका ये कहना है कि जो उनका फीसिस थी वाइल्ड एनिमल्स की, उसका भी शोध हुआ है, उसमें ये प्रूव किया गया है कि उससे टेंशन्स बढ़ती हैं। जो हेलीपैड के पास स्कूल है वहाँ पे बच्चों को डिस्टर्बेंस है। तो ये कई चीज़ें हैं जो समय के साथ शोध में पता चली हैं, ये कोई एक रिपोर्ट नहीं है, अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं। अब इस पे बताएं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी जोशीमठ पे जो एकदम आपदा का बना, तो उसकी रिपोर्ट मेरे ख्याल से 70, 73, 74 के समय में जो है उसको दे दिया गया था कि ना तो उस समय हेलीकॉप्टर चलते थे, ना कोई और चीज चलती थी। लेकिन मैं उसके बाद लगातार, मैं भी लगभग 90 के दशक से लगातार सक्रिय स्टूडेंट राजनीति से लेके और आज तक हूँ। मैंने कभी कहीं पर्यावरणविद को कहीं नहीं देखा किसी को आगे आते हुए कि भाई ये इस तरीके का जोशीमठ में ऐसा हो गया है। मतलब ऐसी चर्चाएं या ऐसे लेख जैसे आज हम कर रहे हैं, इस तरीके की नहीं देखी। आप मेरी बात को ऐसे समझिए, देखिए ये हिमालय है, अगर इसका एक हिस्सा हमारी तरफ है, दूसरा हिस्सा चाइना की तरफ है। अब चाइना तो वहां तक रेल ले आया, वहां तक रेल है आपके यहाँ तक, आप जहां की बात कर रहे हैं इसके पीछे रेल चल रही है, उसकी उसकी अपनी जहाज की सेवा है, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए। और हम यहाँ पे इसी बात को लेके, ये मेरा बिल्कुल जो मैंने पढ़ा है, देखा है, मैं उसको लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत समय तक बहुत सारी चीजों को लेके बड़ा तगड़ा विरोध हुआ है। जैसे सरदार सरोवर डैम था, यहाँ पे जाम रानी प्रोजेक्ट था, टिहरी डैम था। अच्छा, मैं आपको काउंटर एक छोटा सा ये करना चाहूंगी, 2013 की आपदा के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप ये कहते हैं कि चाइना रेल लेकर आ गया, लेकिन चाइना ने वो आपदा नहीं देखी जो उत्तराखंड के पहाड़ों ने देखी 2013 में। केदारनाथ पूरा बह गया था और उसके बाद ये चेतावनी दी गई थी कि आप संभल जाएं अभी भी, वरना इससे बड़ी त्रासदी आ सकती है। चेतावनी है। देखिए 2013 में भी, 2013 से पहले भी रिपोर्ट थी, जो उन्होंने बताया था कि एक जगह पे जो है झील जरनुमा जैसा बन गया है, ये कहीं ना कहीं क्षेत्र को नुकसान करता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना मैं किसी सरकार पे ना किसी पे दोष दे रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आज जो उस समय की रिपोर्टें थी उनको अनदेखी की गई, और उस समय के आज इस प्रकार से पर्यावरण को लेके हम सभी लोग चिंतित हैं। मुझे वो चिंता उस समय नहीं दिखाई देती थी, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से होली पे पानी कम बहाओ, दिवाली पे पटाखे कम जलाओ, इसी प्रकार से कहीं ऐसा तो नहीं कि किस तरीके से केदारनाथ और चार धामों को लेके लोगों की आस्था बढ़ रही है, इस आस्था को कैसे किस रूप में आस्था का रूप इसलिए मैं आपको छोटा सा काउंटर इसलिए कर रही हूँ, एक वक्तव्य के तौर पर मैं आपको इसलिए करेक्ट कर रही हूँ, इसको आस्था का एंगल इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि अगर
श्रद्धा की बात है तो सालों से लोग चार धाम की यात्रा कर रहे हैं। जब हेलीकॉप्टर्स नहीं हुआ करते थे, डंडी कंडी के माध्यम से लोग पैदल जाया करते थे, तब भी श्रद्धा कहीं कम नहीं हुई थी। हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, उसका दोहन करना गलत है। इस पे चर्चा हो रही है सर। और आपने पर्यावरणविद के लिए बोला तो उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। अब सर आपके लिए सवाल यहाँ पर ये उठा है मैथानी जी कि जब जोशीमठ की बात आई तब उसके बाद सबने बोलना शुरू करा कि ये तो आपदा है, लेकिन उससे पहले कोई पर्यावरणविद नजर नहीं आया, कोई रिपोर्ट नजर नहीं आई। नहीं, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। 1900 मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट तो 1974 ऑनवर्ड्स बनी। लक्ष्मीलाल साहब पहले नगर पालिका अध्यक्ष थे। जोशीमठ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नगर पालिका इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि वो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के टाइम से वो नगर पालिका है। उस समय से इंदिरा गांधी के जमाने से चंडी प्रसाद भट्ट जी और ये सब लोग उस मुद्दे को उठाते रहे। जोशीमठ 2000 वर्ष पुराने सॉलिफिकेशन जोन पे है, जो कि औली और गोरसों के स्लोप पे बसा है। सॉलिफिकेशन जोन यानी कि एक पुराने ग्लेशियर के द्वारा लाए गए मलबे पर स्थित एक शहर। सर मैं सारी बात मान रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि मुझे इस तरीके से जैसे आज हम लोग चर्चा करते हैं ना किसी चीज को लेके, मैंने वो चर्चा 90 के दशक से मैं सक्रिय हूँ राजनीति में, स्टूडेंट लाइफ, और पढ़ने का, अखबारों की कटिंग पढ़ने से लेके और किताबों तक का, लेकिन मैं इस रूप में कभी नहीं देखता था। हाँ, मैंने देखा है सरदार सरोवर डैम का बहुत बड़ा आंदोलन, उसको रुकते देखा है, टीरी डैम का देखा है, जामरानी प्रोजेक्ट जो है यहाँ कटा पत्थर में जो होता था उसको मैंने रुकते देखा है। ये सारे उस समय की चिंता है। मुझे ये लगता है कि अगर लेकिन मेरे को ऐसा आपका दृष्टिकोण अलग हो सकता है। हाँ, मुझे मतलब फिर आप ऐसा लगता है कि जैसे होली पे पानी कम बहाओ, दिवाली पे पटाखे कम चलो, ये कहीं मुझे इस तरीके के कोई सिनेरियो बनाने की कोशिश तो नहीं। वाकई में पर्यावरण को लेके है, सूरज सिंह ये मेरा अपना हुआ है। मुझे लगता है ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए आस्था और धर्म तभी बचेगा जब वो स्थान बचेंगे। आप इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इन सब को इग्नोर करके केदारनाथ जैसे पवित्र स्थलों को बचा नहीं सकते अगर आप इनको इग्नोर करना चाहेंगे। अगर आस्था ऐसे देखें तो चोराबाड़ी ग्लेशियर में जब हायर प्रेसिपिटेशन ऑफ रेन हुआ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से ग्लेशियर के ऊपर कभी बारिश नहीं होती, लेकिन वो डिस्टरबेंस की वजह से ग्लेशियर के ऊपर बारिश हुई, ग्लेशियर पिघला, पिघलने के बाद जो हाई प्रेसिपिटेशन और जो पूरा मोरेन था वो गांधी सरोवर चोराबाड़ी ग्लेशियर चोराबाड़ी झील में घुस गया और उसने वहाँ वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का पूरा वहाँ पे सेटअप था, लैब थी, रिसर्च लैब। वो लोग वहाँ पे कई वर्षों से अपना रिसर्च का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये चिंता पहले से ही जाहिर कर दी थी। दैनिक जागरण में हमारे मित्र थे लक्ष्मी प्रसाद पंत, उन्होंने लिखा था कि बम की तरह, एटम बम की तरह फटेगा चोराबाड़ी ग्लेशियर, और 2013 में वो हुआ। तो जो ओवरऑल ग्लोबली जो एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं या जो एक तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका हमारे पर्यावरण पे, हमारे इकोलॉजी पे प्रभाव अवश्य पड़ता है। अब आपने इसमें जोशीमठ की बात कही, तो जोशीमठ में लोग कह रहे हैं एनटीपीसी की टनल की वजह से वहाँ के वाटर सोर्सेज रुक गए। अगर ऐसा नहीं था तो टीबीएम टनल बोरिंग मशीन एनटीपीसी की फंसी क्यों? नीचे आप मारवाड़ी कि बाईपास रोड बना रहे हैं, तो सेमा और मारवाड़ी लगातार धंस क्यों रहा है 1973 से, 74 से, 75 से। मैं तो पीपल कोटी का रहने वाला हूँ, मेरा होम टाउन वहाँ है और हमने इन सब्जेक्ट पे स्टडी की है। अभी हाल में जो बात उठी है हेली सर्विसेज का जो अति उपयोग और उनके मतलब एक नॉइज की एक सीमा होती है, उस डेसिबल से ऊपर अगर नॉइज होता है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव वहाँ के पक्षियों के, वहाँ पे मैमल्स जो हैं, जो स्तनपायी जंतु हैं, उनकी ब्रीडिंग पे प्रभाव पड़ता है। आप देखिए अभी गन्ने की फसल कट रही है मैदानों में, वहाँ के चीते, लेपर्ड सब आम के बगीचों में आ गए। तो ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इसका शिकार तो मनुष्य को भी होना पड़ रहा है। अब आप आस्था कहें, धर्म कहें, विकास कहें, राज्य के लिए रेवेन्यू कहें या स्वरोजगार कहें, स्वरोजगार के अन्य भी वो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि रेगुलेटरी एक बॉडी होनी चाहिए जो तय करे
कि कितनी उड़ानें भरेंगे। ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है असहाय व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, अपंग व्यक्ति, उसको हेली सर्विसेज दी जाए। बाकी पहले तो केदारनाथ की दूरी 17 किलोमीटर थी, 2013 के बाद 22 किलोमीटर हो गया पैदल ट्रैक, 5 किलोमीटर बढ़ गया। और हमने देखा है केदारनाथ में जिस तरह से निर्माण कार्य हो। ठीक है सर, आपके पास भी आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास भी सर वापस आऊंगी। सूरज सिंह नेगी जी, सवाल आपके लिए भी था। जिस तरीके से रविंद्र जी ने सवाल उठाया कि इससे पहले तो मैंने कहीं नहीं देखा, ये उनका अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल था ये सबके लिए कि आज ही ये क्यों मुद्दा उठाया जा रहा है, इससे पहले क्यों इतनी गंभीर तरीके से सोचा नहीं गया था। आप लोगों की भी सरकारें इस प्रदेश में रही हैं। देखिए दिव्य दर्शनी जी, आज क्यों चर्चा हो रही है, पहले क्यों नहीं चर्चा हुई, ये कोई मुद्दा नहीं है। इनका कहना है, रविंद्र जी कह रहे हैं कि आज से पहले भी जो है रिपोर्टें आई हैं, रिपोर्टों पे किसी चैनल ने चर्चा नहीं की, किसी अखबार ने चर्चा नहीं की, किसी पर्यावरणविद ने चर्चा नहीं की। देखिए पर्यावरणविदों ने हमेशा चिंता की है, रिपोर्टें आई हैं, सरकारों ने अनदेखी की है। और ये सरकार किसी की भी हो, अगर पर्यावरण की अनदेखी होगी तो जब पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा, ये हिमालय सुरक्षित नहीं रहेगा, तो भैया किसकी सरकार और किसकी जनता, तो कहाँ हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो इसमें कतई भी जो है गुरेज नहीं होना चाहिए, हमको स्वीकारोक्ति करनी चाहिए कि कल जिस बात को नहीं कर पाए और उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं, तो क्या इस बिना पर कि कल नहीं सुनवाई हुई उस पे इसको अंधाधुंध जो है दोहन करते रहें। मैं व्यक्तिगत रूप से इस अंधाधुंध दोहन के खिलाफ हूं, क्योंकि हमको विकास भी चाहिए, हमको पर्यटन भी चाहिए। तो जिस प्रकार से हमारे पर्यावरण सरकारों ने किया था, आपके सरकारों ने कुछ ऐसे मेजर्स उठाए थे क्या इन रिपोर्ट्स जो वैज्ञानिकों द्वारा दी गई थी या विभागों द्वारा दी गई थी इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में, डेवलपमेंट के लिहाज से आपने उसको देखा था, उसको कंसिडर किया था? देखिए दिव्य दर्शनी जी, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर हम उस बात को छोड़ करके भविष्य की चिंता करें, पीछे हमने क्या गलतियां की क्या नहीं की, उससे ही तो सीख लेनी है सर, उसी से तो सीख लेनी है। वही कह रहे हैं हम कि पीछे हमने माना बाय गलतियां की हैं, तो आगे कम से कम हमको वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। और तो आप मानते हैं कि आप लोगों ने इग्नोर किया, आप लोगों की तरफ से कोई इग्नोर नहीं किया, हमने कोई इग्नोर नहीं किया। जब जब समय की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप, आप ये देखिए कि जोशीमठ का मामला है, हम 88 के बाद सरकार में नहीं रहे, 2002 में सरकार में आए राज्य बनने के बाद, तो इसके बीच और भी सरकारें रही। तो मेरा कहना यह है कि सरकार किसकी भी रही हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु इतना जरूर है कि आज हमको पर्यावरण के साथ संतुलन बिठाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में भिन्नता आ रही है, आप देखिए कि ये मई का महीना है और 1-2 दिन की गर्मी को अगर हटा दें हम, तो लगता है कहीं पर कि जो है मई का महीना है। पहाड़ों में गंगोत्री मेरा 2-3 बार जाना आना हुआ, वहां लगातार बारिश हो रही है और मौसम इतना विकट वहां पर हो गया है। तो वहां के जो लोग हैं, जो पुरोहित हैं, जो व्यवसायी हैं, वो आज इस पर्यावरण की वजह से जो पर्यावरण में चेंज आ रहा है उसकी वजह से चिंतित हैं कि क्या ये जो है हम जून के महीने में और मई के महीने में सुलभ यात्रा होती थी, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था, आज रोज वहां ओले गिर रहे हैं, कहीं बारिश हो रही है, कहीं तूफान चल रहा है, कहीं अंधड़ हो रहा है। तो ये जो सिस्टम चेंज हो रहा है, ये हेलीकॉप्टर की वजह से हो रहा है क्या? बात हेलीकॉप्टर की नहीं है, आप एक केवल हेलीकॉप्टर की बात क्यों करते हैं? अगर हेलीकॉप्टर से है तो हेलीकॉप्टर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं भाई रविंदर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि विकास के साथ हमको जो है पर्यावरण के साथ संतुलन करके जो है विकास की बात करनी पड़ेगी। और आज हमको ऐसी योजनाएं बनाने की आवश्यकता है कि जो इको फ्रेंडली हों, बिल्कुल हम पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए विकास करें। विकास के लिए कौन मना कर रहा है? विकास करें, परंतु इस प्रकार का विकास हो जिससे पर्यावरण भी हमारा प्रदूषित ना हो और हमारा विकास भी होता रहे। तो अगर हेली सेवाएं, वहां पर हेली सेवाएं जो है हमको दिक्कत कर रही हैं, पर्यावरण के साथ साथ ज्यादा हो रहा है, तो जैसे अभी आवश्यकता है कि वहां पर जो वृद्ध व्यक्ति है, जो असहाय है, विकलांग है,
उसके लिए सेवाएं हो, बाकी भी लोगों जवाब के ले लिए लेंगे, जो है ठीक पैदल मार्ग है ही, या अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग हम जो है वहां पर कर सकते हैं, रोपवे बना सकते हैं या कोई दूसरा वो कर सकते हैं। इस प्रकार से हमको उन विकल्पों पे विचार करना चाहिए। हमारे इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं, सबको समन्वय स्थापित करते हुए कोई नहीं चाहता कि उत्तराखंड का विकास न हो, देश का विकास न हो, परंतु पर्यावरण के साथ साथ छेड़छाड़ जो है, अगर पर्यावरण को हम अंधाधुंध दोहन करते रहे तो किसके लिए विकास हो रहा है भाई? ठीक है, जब समाज ही नहीं बचेगा, हिमालय नहीं बचेगा, हम नहीं बचेंगे, कोई नहीं जवाब भी ले बचेगा, लेंगे सर, तो किसके लिए विकास है वो? राजेंद्र बिष्ट जी, सर आपने अभी भी सबके वक्तव्य सुने हैं और कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एंगल तो आ ही जाता है, क्योंकि सरकारें रहते हुए डेवलपमेंट का सारा जिम्मा जो है सरकारों पर आ जाता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप आज के वक्त को देखिए, फ्यूचर को देखिए, पहले जो हुआ उसे मत देखिए, लेकिन आप पहले से जब उसको मॉनिटर करेंगे तभी आप आगे गलतियां करने से बच सकते हैं। तो आगे ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो सरकार को फेस करने पड़ सकते हैं इस मामले में? दिव्या जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी मतलब हमारे जो धाम हैं, पवित्र धाम हैं, उनकी जैसे अभी इन्वायरमेंटलिस्ट मैथानी जी ने बात करी है कि उसकी एक बेयरिंग कैपेसिटी है। आपका घर है, अगर आपके घर में जो है 2 कमरे हैं तो उसमें कितने लोग रह सकते हैं? उसमें एक लिमिटेड लोग रह सकते हैं, वो उसको यूज कर सकते हैं, वो आप उसका एक कैपेसिटी है। अगर आप कैपेसिटी से ज्यादा, चलो एक दिन तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप लगातार उस बात को जो है आप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगा। तो मुझे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आज कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, कांग्रेस ने नहीं करा, बीजेपी कर रही है, या बीजेपी कर रही है और कांग्रेस ने नहीं किया, ये तो सब कहने वाली बात है। आप डाटा उठा के देख लीजिए, जब भी जो 2014 और 15-16 की बात करेंगे, 12-13 हेली कंपनीज ने काम किया और शॉर्टिंग कम से कम 300 शॉर्टिंग हुई हैं। तो अगर आप डाटा उठा के देखें, जो साउंड का जो डेसिबल है, जो कहते हैं हम एक नॉर्मल साउंड डेसिबल है, वो 70 से नीचे होना चाहिए। ये जो हेली कंपनी जो ये मतलब यूज होती हैं और जब ये इंजन स्टार्ट होता है तो कहीं 130, 140, 150 डेसिबल के ऊपर जाता है। तो इसमें अगर आप ये देखिए, इससे जो है पूरा इन्वायरमेंट जो है इम्बैलेंस हो जाता है। तो हम उस बात को क्यों नहीं, हम आज पॉलिटिकल एंगल की बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे क्या हमारा हिमालय, क्या हमारी जगह, क्या हमारा घर इतने लोगों को ऑक्युपाई कर सकता है जितने हमारे पास की जरूरत है, या हमारे पास जब है ही नहीं वो कैपेसिटी तो हम इतने लोगों को क्यों बुला रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बैलेंस तो होगा। तो इस बात को हमें आगे ले जाना है और हम ये सोचना चाहते हैं कि फ्यूचर में हम क्या प्लानिंग करें, कि किस तरह से जो है हम उसका ये एक्सटेंड कर सकते हैं या कुछ और उसके तरीके, जैसे अभी हो रहा है, सरकार जो है आप रोपवे की प्लानिंग कर रही है, और रोपवे एक अल्टरनेटिव, बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है कि जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जा सकते हैं और सेफली जा सकते हैं। टाइम जो है कम हो सकता है, टाइम कंजम्पशन जो है कम लग सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सोचनी पड़ेंगी फ्यूचर में आने में। तो ये मुद्दे हमें समझने पड़ेंगे। बट लेकिन इन्वायरमेंट जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, आस्था के साथ इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है। रविंद्र जी, अब आपको शायद कहीं ना कहीं सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि सिर्फ हेलीकॉप्टर की सेवाएं इसलिए इसमें बात आ रही है क्योंकि कहा गया है कि 1 घंटे में, आप समझिए 1 घंटे में अगर हमारे ऑफिस के ऊपर से 25 बार एक हेलीकॉप्टर राउंड लगाता है, उससे कितना फर्क पड़ेगा। और एक वैली है, उसमें आवाज एको करेगी, उसका कितना दोगुना इम्पैक्ट पड़ सकता है वहां पे वन्य जीवों पर। और जो सेंसिटिव एरियाज है, सेंचुरीज हैं, रिजर्व्स हैं, वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्योंकि सेंसिटिव जोन है, मानव गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, उसके बावजूद भी ये सब इस तरीके से हो रहा है। तो कहीं आपको लगता नहीं लिमिट लगानी चाहिए? हम मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, पर लिमिट लगानी चाहिए, आपको नहीं लगता है? देखिए दिव्या जी, जो भी हेली सेवाएं चल रही हैं, जो भी काम हो रहा है, वो सरकार कहीं ना कहीं एक्सपर्ट से उनके जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं, जो इस पे राय देते हैं, उनकी राय के बाद ही ऐसा काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई सड़क है जी, कोई बगैर कागज के जितने मर्जी वाहन चलाते चले जाओ सड़क पे। ये हेली सेवाएं बहुत निश्चित रूप से होती है, इनका पूरा डाटा होता है, कौन कितने बजे उड़ेगी, कितनी देर में उड़ेगी, कितना टाइम लेगी। तो वो सारा का सारा कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स कंपनियों के भी होते हैं, सरकारों के भी होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें ये तो कहना किससे राय ली सर, जब विशेषज्ञ चिंता जाहिर कर रहे हैं, वन विभाग जिसका क्षेत्र है वो चिंता जाहिर कर रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपदा 2013 की आपदा के बाद वन विभाग ने ऑन ग्राउंड जो ये डेसिबल्स की बात की जा रही है उस पर रिसर्च करी है और ये पता लगाया कि 75 डेसिबल्स है, यानी कि
जो ह्यूमन कैपेसिटी है सुनने की उससे ज़्यादा है। तो आप ये सोचिए कि अगर ह्यूमन कैपेसिटी से सुनने की ज़्यादा है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हियरिंग प्रॉब्लम होगी, कई जानवरों को डिस्ट्रक्शन की कैपेसिटीज हो सकती हैं, कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। दिव्या जी, आप पहली बात तो ऐसे समझिए कि आपको एक बयान समझना होगा, एक एंटनी जी का 2012 का संसद के अंदर उन्होंने कहा था कि हम चाइना के ऊपर डेवलप इसलिए नहीं करना चाहते बॉर्डर को कि ऐसे रहने पे हम ज्यादा सेफ हैं कि कोई भी हमारी तरफ को आएगा नहीं, क्योंकि हमने विकास नहीं किया होगा तो हम आएंगे। चाइना हमारे से पहले वहां पे रेल लाइनें बिछा चुका है, एयरपोर्ट बिछा चुका है, यहाँ तक कि जो पड़ोसी हमारा कभी चाइना था नहीं, तिब्बत था, तिब्बत वाले क्षेत्र को लगातार काट के उसका दोहन कर चुका है। ये हालांकि चाइना से खबरें तो आती नहीं, लेकिन गाय बगाए कहीं ना कहीं से जानकारी अखबारों के माध्यम से या कुछ ऐसे लोग होते हैं। ये विकास कार्य जितना अब उसको बॉर्डर लाइन तक ले जाना, सड़कें बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, आज जिस प्रकार से ये हुआ है, आप मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसको लेके कोई एक जो है एक मूवमेंट बनाने की तैयारी है। ये मेरे अपनी राय है, ये मेरा अपना वो है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई इस पे एनवायरमेंट सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, और उत्तराखंड की तो हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है, लेकिन ये ग्लोबल इशू है। ग्लोबल अगर आप कहते हैं कि चाइना ने वहां रेल लाइन खड़ी कर दी, तो आपको लगता है आने वाले समय में चाइना इसके रेपरकशंस नहीं भुगतेगा? नहीं, बिल्कुल भुगतेगा। फिलहाल तो उसका इंतजार करें। फिलहाल तो उसके द्वारा अंधाधुंध के कारण हमें पूरा डिस्कशन सर, यहाँ पर बात ये नहीं है कि आप डेवलपमेंट मत कीजिए। कई कंट्रीज ऐसी हैं जो इकोनॉमी जो इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं, लेकिन वो इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करते हैं। तो हम वही चाह रहे हैं कि जब आपको पता है कि कुछ क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन्स हैं, वहां पर उस तरीके का डेवलपमेंट कीजिए, बाकी जगह तो चल ही रहा है। नहीं, देखिए दिव्या जी, यही तो मैं फर्क बताना चाह रहा हूँ ना। आप लगातार ये कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, जो सरकारें काम नहीं देखिए, हम सरकार को एलिगेट नहीं कर रहे हैं सर, हम सरकार को एलिगेट नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा, मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ जो भी इसमें राय दे रहे हैं। देखिए, सरकार जब भी कोई काम करती है, उसकी पूरी की पूरी उसके पास वैज्ञानिक, उसकी भौगोलिक, उसकी तमाम तरीके के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी राय होती है उसके पास। अच्छा, एक काम तो ऐसा होता है जिसको करना ही करना है, चाहे उसमें कुछ हो या ना हो, लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई हाई रिस्क लिया जाएगा। सरकारों को सेफ पॉइंट लगा होगा, चाहे पर्यावरण के लिए हो, चाहे लोगों के लिए हो, तो उसको लेके ये कहीं ना कहीं अच्छा सही लगा होगा, इसलिए चल रहा है। और जिस दिन ऐसा लगेगा सरकारों के पास कोई एक्सपर्ट्स की या कोई ऐसे लोगों की आएगी कि भाई ये अब जो है ठीक नहीं है, ये पर्यावरण के लिए या और हमारे जंगल जीवों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, तो इसको कहीं ना कहीं सरकार कम करेगी। लेकिन मुझे अभी तक तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा सरकार ये जो आप कह रहे हैं कि ये हेली सेवाएं जो है बिल्कुल गलत चल रही है। नहीं, हमने गलत नहीं बोला, हमने गलत ऐसा नहीं बोला। सवाल हो रहा है, ऐसा बन रहा है। देखिए, दर्शक जो देख रहा है, आप गलत इसलिए पोर्ट्रे कर रहे हैं। हमारा ये कहना है 1 घंटे में 25 बार चलाए जा रहे हैं। हमने फिर क्लियर करा कि हम ये चाहते हैं कि लिमिटेशन आप लगाइए। आपके पहले लिमिटेशंस थे, ऐसे नहीं था, लिमिटेशंस नहीं थे। अब ये कहा गया कि हम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा चक्कर लग सके, अगर मौसम ठीक रहा तो क्या ये फेवरेबल है? मैं बस इतना कहना चाहते हैं हम लोग। देखिए, मैं दिव्या जी फिर वही वाली बात कहूंगा, अगर 25 लग रहे हैं, 20 लग रहे हैं, 10 लग रहे हैं, ठीक है, जो भी चक्कर लगेंगे वो एक्सपर्ट्स आपके पास भी आऊंगी, पहले राय लेने के बाद ही लगेंगे। मेटानी जी, आपने रविंद्र जी का वक्तव्य सुना और कहीं से भी रविंद्र जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कोई बहुत सीरियस इशू है, ये एक तरीके से मूवमेंट चलाने की बात हो रही है, उन्हें लग रहा है। लेकिन जिस तरह से चाइना का एग्जाम्पल लिया कि चाइना ने वहाँ पर रेल लाइन ला दी, तो क्या आपको नहीं लगता कि चाइना तो भुगतेगा ही, हम क्यों उसके नक्शे कदम पर चले? सारी दुनिया चाइना से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कोरोना डिजीज है, सारी दुनिया चाइना का खामियाजा भुगत रही है। चाइना ने ये जरूर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, लेकिन चाइना ने अपने यहाँ इन्वायरमेंट का इरिपेयरेबल लॉस कर दिया है। यानी चाइना में पुनः पहले जैसा पर्यावरण, वातावरण मिल पाना
बिल्कुल असंभव है। यांगटीसी क्यांग नदी का जो पूरा रिवर कैचमेंट है पूरी तरह बर्बाद हो गया। हम सिर्फ यही आगाह करना चाह रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे किसी थर्ड फ्रंट की सरकार हो, हमारा सिर्फ मेरा जो अपना मत है वो ये है कि हम विकास किस आधार पे, किसके लिए विकास, और विकास जो है अगर वो विज्ञान सम्मत नहीं है, अगर वो प्रकृति के अनुरूप नहीं है, तो संभवतः तो उत्तराखंड को देश में ऐसे गलत उदाहरण के लिए नहीं जाना चाहिए कि उत्तराखंड को कल के दिन हम कहें कि इसका विकास का मॉडल अच्छा नहीं है। मेरा ये मानना है कि वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, उत्तराखंड स्पेस यू सर्क जिसे बोलते हैं, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, FSI, GSI, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने, NDRF, SDRF और उत्तराखंड के वन विभाग ने समय समय पे ऐसे शोध कार्य किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दी डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हमारे कॉलेजेस ने, जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे बहुत सारे शोध पत्र हैं जिनमें यह कहा गया है कि माउंटेन इकोसिस्टम में साउंड, एयर पोल्यूशन यानी वायु का प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण यहाँ के इकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। लेकिन अभी तक जैसे रविंद्र सर ने बोला कि भाजपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि कोई ना कोई कमेटी तो होगी। हम आप ही से प्रश्न कर लेते हैं कि इस प्रदेश में इस तरह के अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार ने कौन सी कमेटी बनाई है। हमारा राज्य बने हुए आज लगभग 23वां वर्ष है और सन 2000 में नवंबर में राज्य की स्थापना हुई थी, और उसके बाद माना कि विकास के मॉडल के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सरकार के साथ 1-to-1 डायलॉग किया जाता है। सिर्फ अभी जब से धामी जी की सरकार आई है तब से एक डायलॉग पंत जी ने, दुर्गेश पंत जी जिसके कोऑर्डिनेटर हैं, उसमें एक डायलॉग होता है डेवलपमेंट थिंकर, एनवायरमेंटलिस्ट, डेवलपमेंट वर्कर और पॉलिसी प्लानर्स के बीच। इससे पहले ये था नहीं। अब आप देखें कि जोशीमठ वाली बात में अगर मैं कहूँ तो नेगी जी को के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि NTPC की परियोजना शुरू तो नारायण दत्त तिवारी जी ने की। उनका इतना घोर विरोध हुआ कि वो जोशीमठ जा ही नहीं पाए NTPC की तपोवन योजना का श्री गणेश करने, लेकिन उसका खामियाजा अब हम भुगत रहे। इधर रेलवे लाइन या जो हमारे रेलवे के प्रोजेक्ट्स, जब जोशीमठ धंसने की बात आई तो ये बोला गया कि रेलवे प्रोजेक्ट्स की वजह से कई और जगह जमीनें धंस रही है। पहले कांग्रेस कहती थी कि हमने इनिशिएट किया रेलवे प्रोजेक्ट, जब नेगेटिव होने लगा तो फिर भाजपा ने कहा हमने किया। तो मतलब हम कुल मिला के ये कहना चाहते हैं दोषारोपण का समय नहीं है, ये समय कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का है। हम सबको अपने राज्य को देश में एक रोल मॉडल बनाना है, हम सबको अपने राज्य को एक मॉडल स्टेट बनाना है। तो सबको आपसी राग द्वेष मतभेद भूलकर स्टेट के लिए काम करना चाहिए, यहाँ की प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से हेलीकॉप्टर की इतनी ज्यादा शॉर्टेज केदारनाथ घाटी के लिए बेहद खतरनाक साबित होंगी। इसके दूरगामी परिणाम अगले 6 महीने में दिखने। नेगी जी, कहीं ना कहीं अब ये भी कहा गया, अब आपने सुना उसका जवाब भी दे दीजिए, कहीं ना कहीं सवाल आप पे भी उठे। देखिए दिव्यदर्शनी जी, मैंने पहले भी कहा कि बीती ताई बिसारी और आगे की सुध ले, पीछे हमने क्या किया उस पर ही अगर केवल हम लकीर पीटते रहेंगे तो हमारा जो है आगे कुछ होने वाला नहीं है। मैं हमारे जो रविंद्र जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि सरकार के पास सारी संस्थाएं हैं, सरकार के पास सब कुछ है। मैं रविंद्र जी को देहरादून जो अस्थायी राजधानी है उससे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर 2 सड़कें हमारी बन रही है। एक द्वारा से घुत्तू गंदक पानी और दूसरी जो है सौड़ा सरोली से द्वारा के लिए। NGT की व्यवस्था है कि जो है फॉरेस्ट की क्लियरेंस तब मिलेगी कि जब आप सड़क कटिंग का मलबा जो है डंपिंग जोन बनाएंगे, उसको पहाड़ में नहीं गिराएंगे, वनस्पति को आप खतरे में नहीं डालेंगे, वनस्पति को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप भी जो है, मैं आपको भी कहता हूं कि आप अपने कैमरे की टीम भेजिए, रविंद्र जी को साथ में भेजिए। एक डंपिंग जोन अगर आप बता देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास, और उसके लिए बजट का प्रावधान है, बजट का प्राविधान है, बजट मिलता है। ये सरकारें क्या कर रही हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं, वो सब सुनने वाला नहीं है। मैंने DFO मसूरी को व्हाट्सएप करके भेजा है, उनको फोटो दी है
कि देखिए क्या हाल हो रहा है, डीएफओ ने एक भी कदम नहीं उठाया। सत्ता में बैठे हुए लोग इस प्रकार से हमारा विकास कर रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन पर्यावरणविद जी ने जैसा कहा कि इसको राजनीति से परे रखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ गलतियां की हैं तो आप भाजपा को कम से कम सजेस्ट तो कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उंगली नहीं उठाई। हमने ये कहा है कि हमको वैज्ञानिकों की जो चिंता है, पर्यावरणविदों की जो चिंता है, उस चिंता में सरकार को जो है सम्मिलित होना चाहिए। और ये अध्ययन का विषय है कि कहीं हम जो है वो कालिदास वाली जो कहावत है कि जिस शाखा पे बैठे हैं उसी शाखा को काट रहे हैं, क्या हम सब लोग कालिदास तो नहीं बने हुए हैं? हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारे जिन लोगों के हाथ में व्यवस्था है, जिन लोगों ने काम करना है, क्या वो आंखों पर पट्टी बांधे हुए, कानों में रुई डाले हुए तो नहीं है? जैसे मैं डीएफओ देहरादून मसूरी का उदाहरण बताऊं, मेरे पास व्हाट्सएप है, मैंने उनको सूचित किया कि कहीं डंपिंग जोन नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है ये? कोई सुनने को राजी नहीं है। किसको सुनाए हम लोग? क्या हम लोग धरना प्रदर्शन ही करते रहे कि सरकार में बैठे लोग जो है ये सारी गड़बड़ी करते रहे और हम लोग केवल धरने देते रहे? तो जवाब दे लेंगे। इतना कार्रवाई नहीं हो रही है। और रविंदर जी, मैं आपको चैनल पे चुनौती के साथ में कह रहा हूं कि मैं आपको व्हाट्सएप का मैसेज भी दे दूंगा और आप देख भी लीजिए मौके पर जाकर के कि क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर कहीं केदार घाटी में भी हो रहा है या पूरे हिमालय के साथ में इस प्रकार का होता है, हम बड़े लोग जो है, सब लोग जो है आज चिंतित हैं कि हिमालय के साथ हम क्या व्यवहार कर रहे हैं। हमको विकास चाहिए, 100% चाहिए, परंतु मेरा मानना, व्यक्तिगत मानना भी है मेरा, कि हमको इको फ्रेंडली जो विकास है वो चाहिए। हम आज उस तकनीक का इस्तेमाल करें कि हम पहाड़ को कम काटें, नीचे से जो है पिलर बना करके उसके ऊपर को लिंटर डाल के सड़क बनाएं। तो इस प्रकार की अगर हम वैज्ञानिकों के साथ में बैठकर, इंजीनियरों के साथ में बैठ करके विकास की योजना तैयार करेंगे तो निश्चित तौर पर हम विकास के विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं कि विकास हो, परंतु पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। और पर्यावरण की कीमत यह है कि जब हिमालय सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कहां सुरक्षित रहेंगे, और पूरा भारत ही नहीं बल्कि विश्व भी जो है सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इसलिए पर्यावरण की चिंता करनी हम सबकी जो है जिम्मेदारी है। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी, उससे पहले रविंद्र जी, आप अगर शॉर्ट में अपना जवाब देंगे। जो सवाल आपसे किए गए हैं, बहुत सारी ऐसी संवेदनशील इश्यूज हैं जिसको उठाया गया है इस वक्त, तो सरकार के द्वारा क्या ऐसी पहल यहाँ पर, अगर देहरादून की बात की जाए, उत्तराखंड के इस लिहाज से बात की जाए, कमिटीज की बात की जाए, उसमें क्या काम हो रहा है? देखिए, मैं फिर यही बात कहूँगा कि मुझे कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है जिस प्रकार को से लेके एक आवाज़ उठाई जा रही है या हो रही है चिंता पर्यावरणविद द्वारा, कहीं ना कहीं देखिए उनकी चिंता इस राज्य को लेके अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, हमें भी होती है जब कुछ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसके कारण ये तो नहीं हो रहा कि हमारी एक विकास का पहिया, विकास का रथ कहीं ढीला पड़ जाए, कहीं इसकी आड़ में कुछ ऐसे लोग एक्टिव ना हो जाए। मैं फिर आपको करेक्ट करना चाहती हूँ कि हम कोई चीज को गलत डायरेक्शन में मोड़ना नहीं चाहते हैं। हम बस उसके प्रति कंसर्न हम व्यक्त कर रहे हैं। एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजंस हमारी भी बनती है कि जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए मुद्दे, जो सोशल मुद्दे हैं उसे उठाएं, उसके प्रति कंसर्न दिखाएं। बाकी जो करना है वो आप लोगों का काम है, उसमें हम आपको गाइड नहीं कर सकते। पर ये कहना कि हम इसे डाइवर्ट कर रहे हैं, एक मूवमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके खिलाफ मूवमेंट सब जगह चल रहा है, पूरे दुनिया भर में चल रहा है। कि हम अकलौता ये मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। फिलहाल हम रुक करेंगे फाइनल कमेंट्स का। सबसे पहले शॉर्ट में फाइनल कमेंट राजेंद्र बिष्ट जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। सर, आपको क्या लगता है, क्या सजेशन अब आप इस पूरे डिबेट के बाद देना चाहेंगे कि क्या प्रयास होने चाहिए? दिव्या जी, जैसा हम जानते हैं कि पूरा उत्तराखंड एक जो है इकोलॉजिकली जो है सेंसिटिव एरिया है, और हमें जो भी डेवलपमेंट करना है, जो भी सरकारें, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी सरकार आती है, उनको एक्सपर्ट के साथ बैठ के ये डेवलपमेंट के बारे में उनको बात करनी चाहिए, उसके बेस पे उनको करना चाहिए। बात केदार घाटी की नहीं, बात तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो एक सिंपल एक एग्जाम्पल है जो अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है। हम पूरे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, पूरे हिमालय की बात कर रहे हैं, तो हमें उसको समझना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा, और हमें अपनी जो सामरिक
जो भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करें हम, बाकी जो हमारी और चीजें हैं उनको भी पूरा करें, लेकिन जो बेस होना चाहिए कि हम इकोलॉजिकली और डेवलपमेंट को कैसे जो है बैलेंस करें, उस पे हम डेवलपमेंट करें। तो वो आई थिंक अगर हम इसका बेस लेके चलते हैं तो हम रियल मायने में वो डेवलप कर पाएंगे। बिल्कुल। सूरज सिंह नेगी जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए सर। देखिए दिव्यदर्शनी जी, मैंने पहले भी कहा कि हमको विकास के साथ में पर्यावरण का संतुलन बना करके योजनाएं बनानी चाहिए, और जो हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है उस विज्ञान का हमको सहयोग लेना चाहिए। और कुल मिलाकर के अगर हम पर्यावरण को बचाएंगे, हिमालय को अगर बचाएंगे, तभी जो है उत्तराखंड भी बचेगा, देश भी बचेगा और दुनिया भी बचेगी। बिल्कुल, तो इसका हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैठाणी जी सर, शॉर्ट में फाइनल कमेंट, आप क्या पर्यावरण देखिए, द्रोणागिरी गांव के लोग आज भी हनुमान से नाराज हैं। सर कह रहे थे ना, आस्था की बात है, क्योंकि वहां से हनुमान जड़ी बूटी ले गए थे लक्ष्मण जी का इलाज के लिए, संजीवनी। तो इतना सेंसिटिव हम आध्यात्मिक रूप से थे। शिव शांति की खोज में केदारनाथ गए, इसलिए जो भी तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, वो शांति की खोज में उत्तराखंड आए, यहाँ की प्रतिष्ठा, गौरव, यहाँ के इकोलॉजी, इन्वायरमेंट का आनंद लें और प्रकृति सम्मत हम अपने राज्य को एक मॉडल स्टेट बनाएं। यही मेरी सरकारों से गुजारिश रहेगी, और एक कमेटी इसके अध्ययन के लिए बनाई जानी चाहिए कि सॉर्टी हेली सेवाओं का बुरा प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारे केदारनाथ वैली में या पूरे हिमालय में। रविंद्र जी, फाइनल कमेंट आपसे जानना चाहूंगी, इतनी डिस्कशन के बाद क्या कहेंगे और क्या लोगों को आश्वस्त करेंगे? देखिए, बहुत अच्छा भी लगता है कि हमारे प्रदेश के कुछ अच्छे लोग जो पर्यावरण को लेकर लगातार चिंतित है, और यही चिंता कहीं ना कहीं सरकार को जो है जागरूक करने का काम भी करते हैं। और निश्चित रूप से सरकारें हमेशा से कम मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा, अपने प्रदेश को लेके, अपने देश को लेके, इसकी हर एक चीज को लेके बहुत एक्टिव है। किसी भी प्रकार के नुकसान को, चाहे पर्यावरण हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे किसी कोई भौगोलिक संरचना हो, उसको किसी भी प्रकार से नुकसान करने का काम कतई भी नहीं कर सकती। और जिस प्रकार से आप जैसे पर्यावरणविद हमारे बीच में रहेंगे, ऐसा संभव भी नहीं है। मुझे लगता है कि सरकारों को आप लगातार जागरूक करने का काम, जगाने का काम जिस प्रकार से कर रहे हैं। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज चर्चा हम कर रहे थे, कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिहाज से काफ़ी सेंसिटिव ये मुद्दा है, और ये मुद्दा उठाने का मंतव्य सिर्फ इतना था कि जो चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, एक जागरूकता के तौर पर इसे लिया जाए और इस पर कैसे बेहतर काम किया जा सकता है, पर्यावरण के लिहाज से कहाँ लिमिटेशंस हो सकती हैं, किस तरीके से उसे बचाया जा सकता है, इस पर काम किया जाए। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।